हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी प्रमुख हेडिंगों के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जन्म से कोई बड़ा नहीं होता, असल में खुद मेहनत करके अपने हाथों से अपनी किस्मत लिखनी पड़ती है। आपने अधिकतर एग्जाम्पल देखे होंगे, चाहे वो हाई स्कूल से ही आप देख लीजिए, हाई स्कूल, इंटर यानी ट्वेल्थ, या फिर ग्रेजुएशन, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। गरीबों के बच्चे, खास तौर पर जो गरीब तबके के होते हैं, अगर 10 लोग मेरिट में आए हैं तो उसमें 2 जरूर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गरीब परिवार से आते हैं। यानी उनके पास संसाधनों की कमी होती है, लेकिन वो मेहनत करते हैं, यानी कि अपनी किस्मत को खुद बदलते हैं। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में देख लीजिए, या फिर एसएससी, बैंक, मतलब अगर एवरेज निकाला जाए तो 10 में से एक स्टूडेंट ऐसा जरूर होता है जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। तो उसके पास ना तो बुक होता है, ना लैपटॉप, ना फिर वैसे स्मार्टफोन या संसाधन होते हैं, लेकिन फिर भी वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बल पर, हो सकता है वो ऑफलाइन मेहनत करता हो, ऑफलाइन के मेहनत के बल पर ही वो अपनी सफलता सुनिश्चित करता है। इसलिए अगर आप, कोई भी स्टूडेंट बहुत बड़े परिवार से है या फिर उसके पास पूरे संसाधन है, वो मैटर नहीं करता है, आप कितनी मेहनत करते हैं ये मैटर करता है। इसलिए हमेशा मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब चलिए आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नेशनल न्यूज़ में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि महामारी ने दिया यूएन में सुधार का मौका, ये बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दूसरी न्यूज़ है, कोई नहीं ले सकता भारत की 1 इंच जमीन, और ये बोला है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, क्योंकि ये लेह के दौरे पर गए थे। और अब पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से सभी वैश्विक ताकतों को आग्रह किया है कि वह बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के मौजूदा स्वरूप में बदलाव में अब देरी नहीं करें। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा स्वरूप में भी बदलाव किया और उसकी जोरदार वकालत भी की। विश्व बिरादरी को यह भरोसा भी दिलाया कि भारत इस संदर्भ में अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभाने के लिए तैयार है। यूएन की स्थापना दिवस द्वितीय विश्व युद्ध से हुई विभीषक के माहौल में हुई थी, और अब जबकि कोरोना महामारी ने वैसा ही माहौल बनाया है, तो हमारे पास इस संसाधन में सुधार करने और इसकी नए सिरे से स्थापना करने का मौका है। यूएन की स्थापना का यह 75वां साल है और हमें इसमें सुधार के अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के गठन के बाद से बहुत कुछ बदला है। संयुक्त राष्ट्र में इस समय 193 सदस्य देश हैं। सदस्यता बढ़ने के साथ ही इस संगठन से अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोई नहीं ले सकता भारत की 1 इंच जमीन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह पहुंच सैनिकों से रूबरू होते हुए चीन को सीमा विवाद को लेकर बेहद कड़ा संदेश देते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं जमा सकता है। भारत चीन के बीच एलएसी विवाद को लेकर चल रही वार्ता पर भी रक्षा मंत्री ने बेबाक रुख अपनाते हुए कहा कि अभी तक हुई बातचीत से हल की उम्मीद है, मगर विवाद का किस हद तक समाधान निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है। चीन को कड़ा संदेश देने शुक्रवार को लुकुंग सैन्य चौकी पहुंचे राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने के साथ तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। वहीं चीन को यह संदेश भी दिया कि बातचीत से हल निकालना ही दोनों देशों के हित में होगा। लुकुंग सैन्य चौकी पर जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने सारे विश्व युद्ध को शांति का संदेश दिया है। हमने कभी किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया है और न किसी देश की जमीन पर हमने कब्जा किया है। राजनाथ सिंह ने कहा, जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है उससे मामला हल होना चाहिए। कहाँ तक हल होगा इसकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन इतना यकीन जरूर दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच भी कोई नहीं ले सकता है। तो ये नेशनल न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज़ में 2 न्यूज़ हैं। अमेरिका के बाद भारत में सबसे अधिक टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के।
और पाकिस्तान जाधव से फिर मिलवाने को राजी हुआ है। पहली न्यूज़ है, अमेरिका ने कोरोना का पता लगाने के लिए सर्वाधिक 4.2 करोड़ टेस्ट किए हैं। इसके बाद भारत का नंबर आता है जहां पर 1.2 करोड़ टेस्ट हुए हैं। बता दें कि अमेरिका में 35 लाख से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं और 1,38,000 की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया की बात करें तो संक्रमण के 13.6 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 5,86,000 लोगों की मौत हो चुकी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कायले मैकनेनी ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हमने दुनिया भर में सर्वाधिक कोरोना से जुड़े 4.2 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की है। इसके बाद भारत ने 1.2 करोड़ टेस्ट किए हैं। जांच में हम सबसे आगे हैं। मैकनेनी ने CBS टीवी का हवाला देते हुए कहा कि 2009 में ओबामा बिडेन प्रशासन रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र ने प्रांतों में H1N1 फ्लू की जांच बंद करने को और हर मामले को गिनना बंद करने को कहा था। दूसरी न्यूज़ है, पाकिस्तान जाधव से मिलवाने को फिर हुआ राजी। भारत के सख्त रुख को देखते हुए पाक कुलभूषण जाधव से मुलाकात के लिए तीसरी बार काउंसलर एक्सेस देने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का इस बाबत बयान भारत के उस कड़े रुख के बाद आया है जिसमें गुरुवार को हुई दूसरी मुलाकात को बेमतलब और अविश्वसनीय करार दिया गया था। पाक ने तमाम बंदिशों के साथ गुरुवार को भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जाधव से मुलाकात की इजाज़त दी थी। जाधव पर पाक ने जासूसी, तोड़फोड़ व आतंकवादी गतिविधियों के आरोप लगाए हैं। उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए कानूनी सहायता दिए बगैर ही पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। 50 वर्षीय अवकाश प्राप्त अधिकारी जाधव जब अपने कारोबार के सिलसिले में ईरान के सीमावर्ती इलाके में गए थे, वहीं से पाक समर्थित आतंकियों ने उन्हें 2016 में पकड़ लिया था और पाकिस्तानी एजेंसी के हवाले कर दिया था। गुरुवार को हुई दूसरी मुलाकात के बाद पाकिस्तान में मौजूदा भारतीय अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में हुई मुलाकात में जाधव तनावग्रस्त दिखाई दे रहे थे। वह अपनी बात भी नहीं कह पा रहे थे, इसलिए इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है और इसे विश्वसनीय भी नहीं कहा जा सकता है। गुरुवार को ही नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान ने भारतीय अधिकारी को जाधव तक बेरोक-टोक जाने और उनसे अकेले में बात कर उनका पक्ष जानने की सुविधा नहीं दी, इसलिए इस मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। इसी के बाद शुक्रवार को पाक विदेश मंत्री कुरैशी का बयान आया। कुरैशी ने कहा कि जैसा भारत चाहता है उसी के मुताबिक अधिकारियों को जाधव से बात करने की सुविधा दी जाएगी। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है, सरकार को फर्जी निर्यातकों ने लगाया 1,875 करोड़ का चूना और अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार रखेगा भारत। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। GST रिफंड के नाम पर 1,377 फर्जी निर्यातकों ने सरकार को 1875 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। मामले की जानकारी तब मिली जब इन निर्यातकों के पते पर खोजबीन की गई। दर्ज पते पर कोई निर्यातक नहीं मिला। केंद्रीय परोक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक सरकार को चूना लगाने वालों में कुछ स्टार निर्यातक भी शामिल हैं। विभाग इस मामले की जांच में जुट गया है। 7,516 निर्यातकों को रिस्की जोन में रखा गया है, जिन पर CBIC की नज़र है। विभाग ने 2800 से अधिक रिस्की निर्यातकों के 1,363 करोड़ के GST रिफंड और ड्रॉबैक को फिलहाल रोक दिया है। कोरोना की वजह से इन दिनों CBIC अधिकारी निर्यातकों की मदद के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। निर्यातकों के मुताबिक इस फर्जीवाड़े के चलते कई बार वे भी रिस्की जोन में आ जाते हैं। रिस्की जोन में आते ही निर्यातकों को मिलने वाले सारे रिफंड और सरकारी लाभ बंद हो जाते हैं। उन्हें कस्टम ऑफिस में फिजिकल रूप से लगातार 6 महीने तक वेरिफिकेशन कराना होता है, तब जाकर उन्हें रिस्की जोन से हटाया जाता है। दूसरी न्यूज़ है कि अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार रखेगा भारत। भारत और अमेरिका के प्रगाढ़ होते रणनीतिक रिश्तों की एक बानगी शुक्रवार को दोनों देशों की रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी बैठक में दिखी। बैठक के दौरान अमेरिका में भारत के लिए रणनीतिक तेल भंडार की स्थापना के प्रस्ताव पर काफ़ी बात आगे बढ़ी है। भारत अपनी ज़रूरत का
84% क्रूड विदेशी बाजारों से आयात करता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में बदलाव होने से उसे भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। भारत अपनी खपत का सिर्फ 15 दिनों का रणनीतिक भंडार बना पाया है। दूसरी तरफ अमेरिका के पास विशाल भंडार क्षमता है। वहां भारत अपना तेल भंडार रखकर अनिश्चित हालात का ज्यादा बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री डैन ब्राउलेट ने के नेतृत्व में यह दोनों देशों की दूसरी साझेदारी बैठक थी। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान के मुताबिक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की स्थापना के लिए अमेरिकी ऊर्जा विभाग व भारत के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच समझौता किया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका से 900 करोड़ डॉलर यानी करीब 63,000 करोड़ रुपए मूल्य के तेल व गैस की खरीद की थी। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है नंबरों की खतरनाक होड़। जब दुनिया बच्चों को रटने से हटाकर रचनात्मक बनाने पर लगी है, तब हम परीक्षा को आसान बनाकर बेहतर नंबर देने में लगे हुए हैं। और इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ सृजन पाल सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हिंदुओं के दमन पर होगा यहाँ पर आमादा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में बनने वाले श्री कृष्ण मंदिर के खिलाफ बना माहौल पाक में हिंदुओं के खिलाफ नफरत को ही बयान कर रहा है। और इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान के मानवाधिकार एक्टिविस्ट और फिलहाल दक्षिण कोरिया में रह रहे राहत ऑस्टिन द्वारा। और तीसरा आर्टिकल है हमारा विदेश नीति पर हमला। जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार सरकार पर हमले कर रहे हैं, उन्होंने अब विदेश नीति पर हमला किया। इसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से हम शुरू करते हैं। नंबरों की खतरनाक होड़। एक बार फिर किसान ने एक व्यापारी से पूछा कि मैं अपने गेहूं की बाली की लंबाई कैसे बढ़ा सकता हूं। इस पर व्यापारी ने कहा कि अपने खेत पर मेहनत करके तुम ऐसा कर सकते हो। किसान ने जवाब दिया लेकिन मुझे और मेहनत नहीं करनी, कुछ आसान रास्ता बताओ। व्यापारी ने हंसते हुए कहा कि फिर तो तुम अपने नापने का पैमाना ही छोटा कर लो, बाली अपने आप लंबी लगने लगेगी। कुछ यही हाल हमारी बोर्ड की परीक्षाओं का है। अगर हम इस वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम और खासकर 12वीं की परीक्षा के परिणाम देखें तो ऐसा लगता है कि अलग अलग बोर्ड सबसे ज़्यादा नंबर देने की प्रतिस्पर्धा में है। सीबीएसई के 12वीं के नतीजे में इस बार 38,000 से अधिक छात्रों के 95% से ज़्यादा नंबर हैं। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 17,000 था। 90% से ज़्यादा अंक 1,58,000 छात्रों के हैं। पिछले साल यह संख्या 94,000 थी। पिछले साल का टॉपर एक नंबर की कमी से 100% नंबर पाने से रह गया था। इस बार सीबीएसई में टॉपर को 600 में से 600 अंक मिले या कहिए कि दिए गए। अगर आपने मेरी इस शताब्दी के पहले दशक और या उससे पहले अपनी बोर्ड परीक्षा दी है तो आपको अपने नंबर याद तो होंगे ही। आपको पता चलेगा कि तब किसी भी भाषा या इतिहास जैसे विषयों में 100% अंक लाना असंभव था, लेकिन अब आश्चर्यजनक रूप से यह संभव है। वाकई में आपने भी एग्ज़ाम दिया होगा, मैंने भी दिया है। तो हम लोग जब हिस्ट्री या सोशल स्टडी के पेपर जब एग्ज़ाम देते थे उसमें 100 में 100 लाना नंबर वाकई में असंभव था, क्योंकि आप टीचर के अनुरूप पूरी तरीके से नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वही इस आर्टिकल में बताया गया है कि ऐसा इस बार ऐसी मार्किंग की गई है कि आंकड़ा तो बढ़ा ही है 95% से ज़्यादा वाला और 90% से ज़्यादा वाला स्टूडेंट का, लेकिन जो टॉपर्स हैं उनके भी 600 में 600 अंक, यानी कि 1.01% की भी गलती नहीं। बड़ा असंभव सा लगता है ये। 2008 में करीब 1.5% छात्र 90% के ऊपर अंक लाते थे। इस वर्ष यह आंकड़ा 15% है। सोचने की बात है कि हमारे स्कूल में ऐसा क्या हो गया कि टॉपर्स की संख्या 10 गुनी हो गई है। जबकि हमेशा आपको आर्टिकल में यही देखने को मिला होगा कि शिक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत है, शिक्षा में सुधार की जरूरत है। जीवन में एक बहुत बड़ा गुण होता है कि हम किस प्रकार से अपना समय जटिल और सरल प्रश्नों का हल करने में बांटें।
कभी कभी इसका अर्थ यह होता है कि हम जटिल समस्याओं का संपूर्ण समाधान नहीं निकाल पाते हैं, मगर आज हमारी शिक्षा पद्धति सवालों को आसान करने की होड़ में लगी हुई है। छात्रों को सब कुछ सरल परोसा जा रहा है। इससे दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे नंबर तो मिल जाते हैं, मगर जीवन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय हम छोड़ देंगे। इस अंक वर्धन और अंक प्रदर्शन का कोई विशेष लाभ छात्रों को नहीं मिलने वाला है। यह चलता रहा तो आगे चलकर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बोर्ड अंकों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए अपनी अलग प्रवेश परीक्षा करानी होगी। इससे अभिभावकों का खर्च बढ़ेगा, शिक्षा पद्धति जटिल होगी और सबसे ज़्यादा नुकसान उन बच्चों का होगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। बार बार टेस्ट की फीस देने से उन्हें ही सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। जाहिर है कि इससे संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा और साथ ही बोर्ड परीक्षाओं की महत्ता और भी कम होगी। दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति से पूछिए कि उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है, जवाब मिलेगा असफलता से मिली सीख। क्या हम आज अपने बच्चों को यह सिखा रहे हैं? जीवन के कुछ प्रश्नों पर असफलता भी मिल सकती है। क्या हम उन्हें यह बता रहे हैं कि वास्तविक जीवन में परिणाम कभी 100% नहीं होते? इन सवालों के साथ मैं उस कहानी पर फिर से आता हूं जिसका उल्लेख इस लेख की शुरुआत में किया गया। जब व्यापारी ने किसान से बोला कि फिर अपने नापने का पैमाना ही छोटा कर लो, तो किसान को यह बात अच्छी तो लगी। फिर भी उसने पूछा, अगर मैं अपना पैमाना आधा कर दूं तो क्या तुम मुझे गेहूं का दाम दोगुना दोगे? व्यापारी झल्लाते हुए बोला, ना समझ मत बनो, मैं गेहूं के वजन का दाम देता हूं, बाली की लंबाई का नहीं। आखिर हम यह कब समझेंगे कि हमने बाली की लंबाई ज़्यादा दिखाने के लिए अपना पैमाना छोटा कर दिया है? क्या कारण है कि कोई गेहूं के वजन पर ध्यान नहीं दे रहा है? वाकई में बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा गया है ये। अब दूसरे आर्टिकल पर आते हैं। हिंदुओं के दमन पर आमादा पाकिस्तान। इस्लामाबाद में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर का केवल निर्माण ही खटाई में नहीं पड़ गया है, बल्कि उसके बनने के आसार भी कम हो गए हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान इस मंदिर का निर्माण कराकर दुनिया में पाकिस्तान की छवि चमकाना चाहते थे, लेकिन अब वह कट्टरपंथी संगठनों के सामने बेबस हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो मंदिर की नींव खोद गए और निर्माण के लिए आया सरिया उठा ले गए, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती दिख रही। जो खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर यह मंदिर बना तो वे उसमें विस्फोट से उड़ा देंगे। हालांकि इस्लामाबाद में 2 मंदिर और हैं, लेकिन उन पर कब्जा है और हिंदू वहां नहीं जा सकते हैं। इस्लामाबाद में मंदिर के लिए जमीन नवाज शरीफ सरकार ने दी थी, लेकिन उनके सत्ता में रहते समय उसके निर्माण की सूरत नहीं बन सकी। इमरान के सत्ता में आने के बाद हिंदू संगठनों की पैरवी पर उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। जब यह रकम मिलने में देरी होती गई तो हिंदुओं ने करीब 13 लाख रुपए चंदा जमाकर मंदिर की नींव बनानी शुरू कर दी। इसकी खबर आम होते ही नेता, मुल्ला मौलाना, मीडिया मंदिर निर्माण के खिलाफ खड़े हो गए। जब इस बहाने मंदिर का निर्माण रोक दिया गया, अभी उसका नक्शा पास होना बाकी है, तो एक टीवी चैनल ने दावा किया कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई है। इसी के साथ कट्टरपंथी लोगों ने मंदिर बनाने की सूरत में खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी देने का वीडियो भी जारी करना शुरू कर दिया है। आगे लिखा गया है कि इस्लामाबाद में बनने वाले मंदिर के खिलाफ बना माहौल पाकिस्तानी हिंदुओं के खिलाफ गहरी नफरत को ही नए सिरे से बयान करता है। यह नफरत इतनी गहरी है कि जो भी चंद लोग जिन्ना और संविधान का हवाला देकर मंदिर बनाने की पैरवी कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और यह नसीहत भी दी जा रही है कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना मुल्क है। कट्टरपंथी पाकिस्तानों की नज़र में वैसे तो सभी गैर मुस्लिम काफिर हैं, लेकिन हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत कुछ ज़्यादा ही है। पाकिस्तान में जो कुछ इस्लामाबाद में बनने वाले मंदिर का खुलकर विरोध नहीं कर रहे, वे बड़ी चालाकी से दलील दे रहे हैं कि सरकार के पैसे से मंदिर बनना ठीक नहीं है। उनके पास इसका जवाब नहीं है कि आखिर इमरान सरकार ने करतारपुर पर सरकारी पैसे क्यों खर्च किए। जो यह दलील दे रहे हैं कि किसी इस्लामिक मुल्क की सरकार का गैर इस्लामिक इबादगाह पर पैसे खर्च करना हराम है, उनके पास इसका जवाब नहीं है कि आखिर पाकिस्तानी मंदिरों की ज़मीनों से होने वाली आय हलाल कैसे हो गई। एक अनुमान के तहत पाकिस्तान के मंदिरों की जिन ज़मीनों और इमारतों पर सरकार का कब्जा है, उनकी कीमत कम से कम 700 अरब रुपए है।
तीसरा आर्टिकल है कि विदेश नीति पर हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के जिस वीडियो संदेश का इंतजार हो रहा था वह आखिरकार आ गया, लेकिन उसे देख के सुन के बात इसी नतीजे पर पहुंचने लगी है कि विवश होना पड़ रहा है कि उन्होंने हमेशा की तरह बिना विचारे अपनी बात कह डाली। उनका वीडियो मुख्यतः विदेश नीति पर केंद्रित है। उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर केवल सवाल ही नहीं उठाए बल्कि एक तरह से उस पर हमला ही बोल दिया है। साफ है कि उन्होंने इस सर्वमान्य सिद्धांत की तनिक भी परवाह नहीं की कि विदेश नीति किसी दल की नहीं देश की होती है। राहुल गांधी की माने तो मौजूदा विदेश नीति बुरी तरह नाकाम है। पता नहीं कैसे इस निष्कर्ष पर भी पहुंच गए हैं कि न तो दुनिया के बड़े देशों से हमारे संबंध अच्छे हैं और ना ही पड़ोसी देशों से। यह नीरछीर आकलन नहीं, महज आलोचना करने की उनकी प्रवृत्ति का एक प्रमाण ही अधिक है। कम से कम विदेश नीति पर तो उन्हें संभलकर बोलना चाहिए कि अच्छा होता कि जितनी तैयारी उनके वीडियो की प्रभावशील बनाने में की गई है उनकी बात को तर्कसंगत तरीके से पेश करने में भी की जाती है। पता नहीं कि वह किसकी सलाह से काम करते हैं, लेकिन यह विचित्र है कि विदेश नीति के जिस मोर्चे पर मोदी सरकार सबसे मजबूत है वह राहुल गांधी की सबसे कमजोर दिखती कड़ी है। ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि इस बार यूएई में आईपीएल होना लगभग तय। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की शीर्ष परिषद इस बात पर लगभग तैयार हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित टी20 विश्व कप के स्थगित होने पर आईपीएल को सितंबर-नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में कराया जाएगा। हालांकि इस पर आधिकारिक फैसला आईपीएल गवर्निंग काउंसिल टी20 विश्व कप पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंतिम निर्णय के बाद लेगी। बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई बैठक करीब 4 घंटे तक चली और इसमें 11 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा हुई। आश्चर्यजनक बात यह है कि आईपीएल, घरेलू क्रिकेट के आयोजन, भविष्य दौरे कार्यक्रम व बिहार क्रिकेट सहित किसी भी मुद्दे पर शीर्ष परिषद की कोई फैसला नहीं लिया गया। तो ये आज का यानी 18 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।